सो हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 की जो पेज एनालिसिस और रिव्यू हम कर रहे हैं इसमें आपका स्वागत है। बढ़ते ही बढ़ते धीरे धीरे हम इस सीरीज में पहुंच चुके हैं अपने 9th एपिसोड पे, जो कि है एआई कार्स की जो पहली पिच हम एनालाइज करने वाले हैं और दूसरी है रूफ टॉप की पिच। इससे पहले मैं एनालिसिस करूँ, आई वांट टू थैंक यू गाइस जो आप इतना प्यार दे रहे हो इस सीरीज को, और देते रहो और शेयर करते रहो। मेरे को बड़ा मजा आ रहा है स्टार्टअप्स को एनालाइज करने में और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको भी उतना ही मजा आ रहा होगा। पहली पिच में पढ़ते हैं जो कि एआई कार्स का था। इसको लेके आए हर्षल जी, एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी थिंकिंग के साथ हर्षल भाई इसको लेके आए। बट मेरे को लगता था, मेरे को लगा आफ्टर सीइंग द पिच एंड सीइंग द रिएक्शंस ऑफ द शार्क्स, जिसे नहीं देखिए पहले पिच जाके देख लेना, कि इनका एक बहुत ही कॉकपिट एक्सपोजर, मैं इस चीज को बोलता हूँ कि आप बहुत बड़ा कुछ करने के लिए जा रहे हो, बहुत बड़ा आपने सोच लिया है, लेकिन उस थिंकिंग पे, उस प्रोडक्ट पे, उस आइडिया पे जो आप काम कर रहे हो ना, वो एक लिमिटेड एरिया में सोचकर, रहकर, लिमिटेड एक्सेस टू द आउटर वर्ल्ड, लिमिटेड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन उसमें कर रहे हो। मतलब आपको पता नहीं लग पा रहा है, आप अपने रिसर्च में, अपनी प्लानिंग में इतना डूब गए हो कि इतनी देर आपने रिसर्च करी, दुनिया आगे निकल गई, या फिर आपने दुनिया को कम आंक लिया। ऑल ऑफ दीज रीजंस, दिस इज नोन एज कॉकपिट एक्सपोजर। मतलब कॉकपिट, जैसे आपने देखा F1 कार्स होती है उनका, जहां पे वो रेसर बैठता है, वो एरिया कितना छोटा सा होता है, मतलब हार्डली एक बंदा उसमें फिट होता है। कॉकपिट जब आप बड़े मशीन्स देखते हो, जब आप मैं कहूँ एयरप्लेन्स देखते हो, उसमें भी कॉकपिट इज अ वेरी स्मॉल एरिया जहाँ पे 2-3 जने बैठ के पूरी डिवाइस को, पूरी मशीनरी को ऑपरेट कर सके। तो ऐसी एक क्लोज्ड अप्रोच, क्लोज्ड एक्सपोजर को कॉकपिट एक्सपोजर बोला जाता है, जो मेरे को लग रहा है कि हर्षल भाई के साथ थोड़ी सी दिक्कत है। ईवी की जो बैटरी कार्स हैं, क्या पर्पस ये क्या सॉल्व कर रहे हैं कि जो ईवी की बैटरी कार्स हैं वो आजकल बहुत तेजी से ग्रोथ ले रही हैं बिकॉज ऑफ द इको फ्रेंडली एंड एवरीथिंग। बट उसमें जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इन्होंने हिट किया है कि 5 से 7 घंटे तो लगभग उस बैटरी को चार्ज करने में लग जाते हैं अगर आप घर पे चार्ज करो तो। उसके बाद अगर आप बाहर स्टेशन पे भी चले जाओ चार्ज करवाने के लिए तो भी 1 से 2 घंटा तो लगता ही लगता है। उसमें भी आपको केवल 300 से 350 टू द मैक्स 350 किलोमीटर की रेंज मिलती है। मतलब आप मैक्सिमम इतना ही चल सकते हो उस चार्जिंग में, फिर आपको दोबारा चार्ज करनी पड़ेगी गाड़ी, विच इज वेरी इरिटेटिंग फॉर द कस्टमर, विच इज वेरी इनएफिशिएंट ऑल्सो। अब आप देखो तो जितनी भी ईवी कंपनीज हैं उनका सबसे बड़ा मोटिव ये है कि मैं कम चार्जिंग टाइम में ज्यादा रेंज कैसे दूं, बिकॉज उनको पता है कि कस्टमर्स को ये चीज पसंद नहीं आ रही है। हम लोग स्पेशली इन इंडिया या अब्रॉड भी, हमारा ट्रैवल इतना ज़्यादा अपने कार से, क्योंकि सबके पास अब अपने पब्लिक व्हीकल्स पे तो हम लोग ज़्यादा ट्रैवल करते नहीं हैं, पर प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल करते हैं, तो वो ट्रैवलिंग टाइम इतना बढ़ गया है कि अगर इतनी ज़्यादा रेंजिंग टाइम पे इतना छोटा सा रेंज मिलेगा, चार्जिंग टाइम पे इतना छोटा सा रेंज मिलेगा तो दिक्कत की बात हो जाएगी। दिस इज द प्रॉब्लम। दूसरा उसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर आप 15 लाख किलोमीटर ऑन एवरेज बेंचमार्क उससे ज्यादा जाते हो तो आपको बैटरी गाड़ी की पूरी तरीके से रिप्लेस करवानी पड़ती है। चार्जिंग वार्जिंग तो ठीक है, पूरी रिप्लेस ही करवानी पड़ती है, बैटरी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। और उस बैटरी की कॉस्ट आपकी पूरी कॉस्ट की लगभग 50% आ जाती है, पूरी गाड़ी की कॉस्ट की 50% आ जाती है। तो मतलब अगर आपने अभी 4 लाख की गाड़ी खरीदी है, हालांकि 4 लाख की नहीं आती, मान लो 40 लाख की गाड़ी खरीदी है, तो हो सकता है कि 15 लाख किलोमीटर चलाने के बाद आपको 20 लाख का फिर से उस पर खर्चा करना पड़ेगा अगले 15 लाख किलोमीटर के लिए। एंड दिस यू हैव टू कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग। ये इतना बड़ा खर्चा है ना, और ये इतना ज्यादा कॉस्टली मेथड है कि इस ही चीज को हर्षल भाई ने हिट करने की कोशिश करी। हर्षल भाई क्या है, इन्होंने एक एआई बेस्ड, हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने का सपना अपने जहन में बिठाया, जिसमें हाइड्रोजन सेल्स यूज कर रहे हैं अपनी गाड़ी में और एआई वो इंटीग्रेट कर रहे हैं गाड़ी में फॉर ऑटोनोमस ड्राइविंग। ये बात विनीता जी ने भी बोली थी और ये बात मेरे को भी फील हुई कि आई थिंक इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये एआई डालने की कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज ईवी को, मतलब इलेक्ट्रिक को आप हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके वैसे ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो ऊपर मैंने चार्जिंग और रेंज की प्रॉब्लम की बात करी थी वो हाइड्रोजन सेल में उतनी नहीं आती है। 1 से 2 मिनट से शुरू होके लगभग 5 मिनट तक हाइड्रोजन सेल फिर से रिफिल हो जाती है और 1000 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज देती है। सो दोनों ही साइड अच्छी बात हो रही है, दोनों ही साइड इट मेक्स द प्रोसेस मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। तो आई थिंक हाइड्रोजन गाड़ी अपने आप में निकालना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, उसमें फालतू में एआई घुसा के उसकी रद्द पीटने की जरूरत नहीं थी। दूसरा क्या, वही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाली चीज में फंस जाते हैं। एआई डालते ही आपका
डिफ्यूज हो जाता है आपका कंसंट्रेशन और आपका फोकस, और आप जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की बजाय कुछ और करने चालू कर देते हैं। इस पे मैं अभी बात करूंगा आगे जाके, बट अभी इनके पहले प्रोडक्ट को समझ लेते हैं। उसके अलावा इन्होंने बोला कि हमने इंडिया के लिए कस्टमाइज 3D कैमराज और AI सेंसर्स यूज करें। इन्होंने कुछ दिक्कतें बताई कि जो टेस्ला और जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो अभी ऑटोनोमस ड्राइविंग की फील्ड में उतरी हैं उनके साथ क्या दिक्कत है और क्यों हमारे साथ वो दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज हम ये इंडियन कस्टमाइज्ड AI सेंसर्स और कैमराज यूज कर रहे हैं। बट ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है, बट दैट इज नॉट द अर्जेंट प्रॉब्लम। देखो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा प्रॉब्लम वर्सेज अर्जेंट प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम ये है कि हमको एनर्जी एफिशिएंट गाड़ियां चाहिए, व्हीकल्स चाहिए, फिर वो चाहे ईवी की साइड हो चाहे हाइड्रोजन की साइड हो। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी हम लोगों के सामने है। ईवी प्रॉब्लम दे रहा है इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग टाइम एंड रेंज, हाइड्रोजन उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। तो आई थिंक वो अर्जेंट प्रॉब्लम है, ये अर्जेंट प्रॉब्लम है, इसको इसी प्रॉब्लम को दिमाग में रख के हम इनको अपना स्टार्टअप बनाना चाहिए था। इनको AI में घुस के, जो कि शायद आज से 10-20 साल बाद आने वाली प्रॉब्लम है कि एक्सीडेंट बच जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यार जब तुम हाइड्रोजन बेस्ड गाड़ी बना लोगे, अगेन इंडिया में इतनी चीप लेबर होती है ना कि ऑटोनोमस ड्राइविंग की वैसे भी जरूरत नहीं है। तुम एक कम तनख्वाह पे ड्राइवर भी रख सकते हो, वो तुम्हारी गाड़ी बराबर चलाएगा, एक्सीडेंट भी नहीं होने देगा। और टेक्नोलॉजी के ऊपर इंडिया में इतनी आसानी से भरोसा होता भी नहीं है, उसका अडॉप्शन का वैसे भी कम ही रहता है। तो ये मेरे को लगता है ये AI में जाके इन्होंने थोड़ी सी वहां पे गलती कर दी। और एक और अच्छी बात कि जैसे वो 15 लाख वाली लिमिट की मैंने बात करी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पावर गाड़ियों में वो 15 लाख की लिमिट नहीं है। मतलब 15 लाख की लिमिट ठीक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ लिमिट है, बट 15 लाख की चलाने के बावजूद भी आपको कुछ मेजर रिप्लेस नहीं करना पड़ता लाइक इन ईवी कार्स। आपको छोटे मोटे रिपेयर्स वगैरह वो चलो वो मान सकते हैं। प्राइसिंग की मैं बात करूं तो बस एक प्रोटोटाइप है, ये अभी प्री रेवेन्यू कंपनी है। 60 लाख रुपए इन्होंने लगा दिए ये प्रोटोटाइप बनाने में, एंड एक्चुअल गाड़ी कितने की बन के निकलेगी और कितने का प्रॉफिट मार्जिन उस पर चढ़ के बाहर ऑन रोड प्राइस बैठेगा, वो थोड़ी सी डाउट वाली चीज है। तो अभी तो कंपनी प्री रेवेन्यू है क्योंकि बस प्रोटोटाइप ही बना, आइडिएशन बेस पे है। प्लेस की मैं बात करूं तो अगेन प्री रेवेन्यू कंपनी, हालांकि अगर कोई प्लेस होता भी तो शायद किसी शोरूम में इनको जगह लेनी पड़ती, अपने शोरूम बनाने पड़ते हैं, वॉट एवर द केस में भी, बट अभी तो ये प्री रेवेन्यू कंपनी है, प्रोटोटाइप है। प्रमोशन की मैं बात करूं तो इनका एम्बिशन है, ऐसा कोई खास प्रमोशन मेरे को दिखा नहीं, बट एक पॉइंट जो मैं निकाल के लेके आया हूं यार प्रमोशन की कैटेगरी में डालने के लिए, वो ये कि इनका एम्बिशन है कि एक स्पोर्ट्स कार बनाए। अब अगर इनको इंडिया की अपनी स्पोर्ट्स कार बनानी है तो उस हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स इनकी गाड़ी में अनुपम जी ने आइडेंटिफाई करी। वो ये कि गाड़ी थोड़ी सी नॉइजी है, पिकअप लो है और एक्सेलरेशन लो है, और तीनों ही चीजें एक स्पोर्ट्स कार में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो जो ये बनाना चाह रहे हैं अभी ये वहां तक पहुंचे नहीं हैं, उसकी शुरुआत करिए पर अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे है, और इसमें ही इन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी और वो 19 साल की उम्र से लगे हुए हैं। और जो क्लेम्स इन्होंने करे दैट वाज सो हेफ्टी क्लेम्स के इट वाज सो गिमिकी कि हम इन पे ट्रस्ट करें कि नहीं करें, वो भी एक चैलेंज आ रहा था शार्क्स को, इनफैक्ट एज अ व्यूअर मेरे को भी, एज एन एनालिस्ट मेरे को भी। अगेन पीपल की मैंने बात करी, प्रोसेस की बात करी, तो खास प्रोसेस पे हम बहुत ज्यादा जज कर नहीं सकते बिकॉज अगेन प्रोटोटाइप है। हालांकि अनुपम ने इनसे पूछा था कि आप असेंबली लाइन वगैरह का क्या करोगे, बट नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री एंगल फ्रॉम दैट साइड। अगेन फिजिकल एविडेंस सेल वगैरह नो सबूत बिकॉज प्रोटोटाइप है। ऑल इन ऑल बिजनेस बहुत नेसेंट स्टेज में है। एक तो मेरे को जो प्रॉब्लम है वो ये है कि गैस फिलिंग फैसिलिटीज उतनी नहीं है, तो शायद इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है एनर्जी एफिशिएंट कार्स के लिए। उसको बनने में टाइम लगेगा। टायर 1 सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में शायद वो आ जाए अगले 3-4-5 साल में। टायर 2 सिटीज़ में शायद उतना ना जाए, लेकिन उतना रनवे रखने के लिए, उतना आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर लो, वो भी इनके लिए एक चैलेंज रहेगा। दूसरा है कि एक बहुत ज़्यादा हाई फंड्स की रिक्वायरमेंट लगेगी, बिकॉज एक गाड़ी की कंपनी, गाड़ी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कंपनी बनाना इज़ नॉट अ जोक। इतना पैसा लगेगा कि यार मतलब इट्स लाइक बह जाएंगे ये लोग, बट पैसे की रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं होगी। वो भी तब जब इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो। अभी तो प्रोडक्ट ही बहुत नेसेंट स्टेज में, अभी तो प्रोडक्ट ही मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा कुछ खास इन्होंने प्रोडक्ट में भी तोड़फोड़ नहीं मचाई है।
अगली कुंडली मैंने खोली है, अगली स्टार्टअप की जो पिच हम लोग एनालाइज करने वाले हैं वो है रूफटॉप। अच्छा, इनको इसलिए एक भी, ये जो पिछली पीछे एआई काज का मैंने डिस्कस किया, इनको किसी भी शार्क ने कोई भी ऑफर नहीं दिया। अगली जो पिच है वो है रूफटॉप। इसको कार्तिक भाई लेके आए जो कि पीडब्ल्यूसी में पहले मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, तो मतलब बिजनेस की नॉलेज, उसकी में आने वाली प्रॉब्लम्स की इनकी जानकारी होनी चाहिए थी। बट फिर भी मैं आगे प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा क्यों इस बिजनेस को भी 5 में से एक भी शार्क ने फंड नहीं किया, ऑफर भी नहीं दिया। पर्पस की मैं बात करूं सबसे पहले तो 200 से ज्यादा जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स इंडिया की हैं, इनका मानना है कि वो लुप्त होने की कगार पे हैं और ये उसी मिशन पे निकले हैं कि मैं इनको रिवाइव करूंगा। इनके हिसाब से, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड्स, इनके हिसाब से रिवाइव कैसे होंगी, कब होंगी, जब लोगों को इनके बारे में पता चलेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज एजुकेटिंग द पीपल, सेकेंड स्टेप इज पीपल एक्चुअली प्रैक्टिसिंग दैम। ये इनके हिसाब से है। कस्टमर के हिसाब से क्या है, आई डोंट थिंक कस्टमर का भी सेम व्यू है। नीड कस्टमर की नहीं है कि वो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म से जाके जुड़ें और उनको लुप्त होने से बचाएं। आजकल किसी की ये नीड तो नहीं है, एटलीस्ट थोड़े बहुत आर्टिशंस वगैरह की कैटेगरी को बाहर निकाल दें तो जनरल मास पब्लिक की तो ये नीड नहीं है। सेकंड, वांट भी नहीं है। मतलब जो आर्टिस्ट वगैरह में लोग हैं या जिनको पेंटिंग वगैरह की शौक है, वो एनी विच वेज फ्री सोर्सेज ऑन इंटरनेट पे जाके वो चीज सीख के कर लेंगे। तो कोई इनको पैसे देके क्यों सीखेगा, कोई इनके बिजनेस के पास क्यों आएगा व्हेन एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सेकंड, वो वांट नहीं है, वो इंटरेस्ट बेस पे है। इंटरेस्ट वर्सेस हॉबी बेस्ड प्रोडक्ट्स इंडिया की हिस्ट्री रही है, आज तक तो कोई कंपनी बड़ी हुई नहीं है। बहुत कंपनी आई, बहुत पैसे डाले, बट आज तक किसी भी कंपनी ने तोड़फोड़ नहीं मचाई। आज तक किसी भी कंपनी ने मैं कहूं वो लेवल का बेंचमार्क भी नहीं सेट किया है जो कि बाकी इंडस्ट्रीज के बहुत ही छोटे प्लेयर्स ने सेट कर दिया है। तो ये इंडस्ट्री ही अभी इंडिया में उतनी ग्रो नहीं है। अभी लोग अपने इंटरेस्ट पे, हॉबी पे उतना काम करना वैसे भी राजी नहीं है। प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो अच्छा, इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए इन्होंने प्रोडक्ट क्या बनाया, इन्होंने कोर्सेज निकाले ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स बाय एक्सपर्ट्स जो कि नेशनली एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। इसके अलावा इन्होंने वर्कशॉप्स रखी हैं जो कि ऑनलाइन भी होंगी, ऑफलाइन भी होंगी, और उन वर्कशॉप्स में और इन कोर्सेज में कुछ लाइव और कुछ प्री रिकॉर्डेड क्लासेस देने के ये लोग प्लान में है। उसके अलावा ये लोग अपने कंटेंट का, अपनी क्लासेस का मल्टीलिंगुअल अवेलेबिलिटी सेट कर रहे हैं, और प्लस एक एडेड एडवांटेज, एक ऑन साइट एक्सपीरियंस ये लोग अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। फ्यूचर में इनका ये भी मानना है या इनका ये भी एम है कि ये एक मार्केट प्लेसेस बन जाए फॉर दी आर्ट पीसेस। जब आप मार्केट प्लेस बनते हो फॉर दी आर्ट पीसेस, यू कम इनटू दी प्रोडक्ट इंडस्ट्री, और इसमें बहुत 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 कंपटीशन है। बी, जो सर्विसेज ये देने की सोच रहे हैं, कोर्सेज देंगे और वर्कशॉप्स देंगे और ऑन साइट एक्सपीरियंस देंगे और ये देंगे वो देंगे, अगेन क्या लोग वो लेने के लिए तैयार हैं या नहीं है? क्या लोग उसको प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है नहीं है? आपको लगता है कि लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए आर्ट्स? क्या लोगों को भी ये लगता है नहीं लगती है? बड़ा सवाल, जवाब ढूंढना पड़ेगा। मेरे को लगता है नहीं। मेरे हिसाब से पूछो, मैं अपना जवाब दूं इस सवाल पे तो नहीं। प्राइस की मैं बात करूं तो 400 रुपए की इनकी वर्कशॉप होती है लगभग। सब्सक्रिप्शन 1000 से 2000 रुपए सब्सक्रिप्शन इनका इन्होंने बताया इनका है। 27,000 रुपए का सर्टिफाइड कोर्स ये लोग करवा रहे हैं, और ऑन साइट एक्सपीरियंस की बात करूं तो 2 से लेके 8,000 तक का रेंज है। भाई सबसे पहली बात तो इंडिया की हिस्ट्री को, जैसे मैंने अभी बोला, ध्यान में रखूं तो इस कैटेगरी को बनाने के लिए बहुत सारी कंपनीज आई और बहुत सारी कंपनीज फेल हो गई। कीपिंग दिस इन माइंड, अगर आपको अपने पेरिस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में जमाने हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को सुपर अफोर्डेबल रखो। 400 रुपए की वर्कशॉप ठीक है, पर 1000 से 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन आई थिंक कम करना पड़ेगा। फॉर एन इंटरेस्ट एंड हॉबी सर्विस इंडिया में कुछ देने के लिए कोई राजी होगा नहीं। 27,000 रुपए का कोर्स, उसमें ये लोग कर क्या रहे हैं कि एक्सपर्ट से पढ़ाएंगे और सर्टिफिकेट देंगे। भाई मेरे को ये बताओ, एक तो इतना महंगा कोर्स फॉर एन इंटरेस्ट एंड हॉबी बिजनेस, सेकंड इस सर्टिफिकेट का रेलेवेंस क्या है? क्या ये सर्टिफिकेट दिखा के मेरे को जॉब मिल जाएगी? पीडब्ल्यूसी से है ना, क्या ये सर्टिफिकेट दिखा के मेरे को पीडब्ल्यूसी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट की जॉब मिल जाएगी क्या? फ्यूचर बेनिफिट क्या है? अब यहाँ पे सवाल आता है बेनिफिट वर्सेस सेटिस्फैक्शन। ये कोर्स वगैरह या ये सब्सक्रिप्शन मैं ले भी लूं तो मेरे को आगे जाके क्या बेनिफिट मिलेगा इसका फ्यूचर में?
इट डज नॉट होल्ड एनी फ्यूचर बेनिफिट। ये बस मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए, मेरी हॉबी या इंटरेस्ट को वर्कआउट करने के लिए एक माध्यम है। नहीं इस चीज की मेरे को नीड है, ना ही इस चीज का मेरे को वांट है, बस एक इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट को मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं, नहीं करना चाहता हूं। अगेन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल दिस आंसर इज नो। दूसरी अगली चीज दैट इज प्लेस। तो इन्होंने अपना एप्लीकेशन बनवा लिया है। यार मेरे को लगता है जो काम ये कर रही हैं, जो कोर्सेज वगैरह इनको बेचने हैं, सब्सक्रिप्शन बेचने हैं, वर्कशॉप्स बेचनी है, जो नॉलेज इनको अपने आर्ट फॉर्म की देनी है, वो तो एक वेबसाइट से भी हो सकती थी। ऐप के मुकाबले कम खर्चे में बन जाता है, रिकरिंग कॉस्ट भी उतनी ज्यादा नहीं आती। तो फालतू में मेरे को लगता है इन्होंने पैसा फंसा लिया है जस्ट बिकॉज इनको लगता है कुछ चीज सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में भी उस चीज की जरूरत है। प्रमोशन की मैं बात करूं तो कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, वो इनका ऑन एन एवरेज 1000 रुपए का, मतलब एक बंदे को 1000 रुपए लगते हैं इनको अपने पास तक लाने में, और उसके बाद वो चाहे तो 400 रुपए की एक वर्कशॉप खरीद के जा सकता है और वापस कभी ना आए। मतलब कभी भी इनका कस्टमर से ये पैसे निकलवा ही नहीं पाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, 1000 रुपए का कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन इज अ लॉट। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें जबरदस्ती बंदों को पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ता है, उनका मन नहीं है आने का। तुम बात को समझो हो कि तुम 1000 रुपए किसी को दे रहे हो एक काम करवाने के लिए और फिर भी वो बंदा काम नहीं कर रहा है, या तुम्हें 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं एक छोटा सा काम करवाने के लिए जो कि उसी की इंटरेस्ट का काम है, उसी की हॉबी का काम है। सो बॉस मतलब समझ जाओ ना कि उसे इस चीज की जरूरत नहीं है। वो उस चीज को एज एन इंटरेस्ट, एज अ हॉबी अकेले प्रैक्टिस करने में खुश है, वो नहीं चाहता उसमें डीप में घुसना, तो तुम क्यों उसे जबरदस्ती फोर्स करे जा रहे हो। इन्होंने नंबर कैलकुलेट किया कि 15 से 18% इनका रिपीट रेट है, लेकिन किस बेसिस पे कैलकुलेट किया। जिसने पिच देखी होगी उसे पता होगा इतने मीगर नंबर्स, इतने छोटे नंबर्स, इतना कम डाटा इनके पास है कि यार मैं बोलूं ना कि आज मेरे पास एक बंदा आया, कल मेरे पास 2 बंदे आए, तो इसका मतलब क्या है कि मैं 100% से ग्रो कर रहा हूं? नो। या मेरे पास आज 2 बंदे आए, कल मेरे पास 3 बंदे आ गए, मतलब क्या मैं 150% से ग्रो कर रहा हूं, है ना। या जब नंबर्स छोटे होते हैं, जब बेस वैल्यूज छोटी होती है ना, तो परसेंटेज ज्यादा दिखती है। तो ऐसे इनके नंबर्स बहुत छोटे थे, इसलिए उन्होंने 15 से 18% रिपीट रेट तो बोल दिया। आगे जाके मैं पोल खोलूंगा कि ये रिपीट रेट उतना है नहीं। प्रोसेस की मैं बात करूं तो एक कंज्यूमर भाई इनके ऐप पे आएगा, पहले जर्नल फ्री का जो ज्ञान पड़ा हुआ है वहां पे आर्टिकल अपॉन डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स वो पढ़ लेगा। फिर उसका मन हुआ तो कोई वर्कशॉप खरीद ली क्योंकि सस्ती है, 400 रुपए का है। कोई कोर्स खरीद लिया, मैं कहूँ कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह खरीद लिया, 1000-2000 रुपए का है। फिर जाके वो कोर्स तक जाएगा जो 27,000 रुपए का सर्टिफाइड कोर्स है। अब वो भी खरीदेगा नहीं खरीदेगा पता नहीं, ऑन साइट जाना चाहेंगे नहीं जाना चाहेंगे पता नहीं। तो कस्टमर जर्नी भी ऐसा कुछ फनल जैसा कुछ नहीं है, कुछ सेल्स फनल नहीं है। कस्टमर यहाँ आएगा यहाँ आएगा यहाँ आएगा, फाइनली मेरा कस्टमर को जाएगा। वो कन्वर्जन, वो प्रोसेस इनके बिजनेस में मिसिंग है। बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं मेरे को पता नहीं, ठीक है। अब आते हैं जरा फिजिकल एविडेंस में। फिजिकल एविडेंस मेरा सबसे प्यारा मीटर रहता है किसी भी बिजनेस को पोल खोलने के लिए, बिकॉज इसमें बहुत बिजनेस पोल खुलती है। तो फिजिकल एविडेंस बेसिकली सेल्स हो गया। तो 60,000 से ज्यादा वर्कशॉप्स इन्होंने बुक कर चुके हैं और 3,000 से ज्यादा आर्टिसंस को हेल्प कर दिया है। 1160 आर्टिस्ट इनके साथ जुड़े हुए हैं और 4,500 कस्टमर्स इनके पास हैं। 60,000 वर्कशॉप्स बुक करी हैं। ये तो हो गई वर्कशॉप्स। सब्सक्रिप्शन कितनों ने लिया है, नो डाटा। कोर्सेज कितनों ने लिया है, नो डाटा। ऑन साइट एक्सपीरियंस कितनों ने किया है, नो डाटा। चलो मान लिया 40,000 है, मान लिया 60,000 ने वर्कशॉप बुक करी। मैं मान लेता हूं कि तुम अपने फनल से 40,000 लोगों को, या वैसे तो इतना होगा नहीं, बट फिर भी मान लिया कि तुम्हारा बिजनेस इतना अच्छा कर रहा है कि 40,000 लोगों ने तुम्हारे पास आके तुम्हारे सब्सक्रिप्शन ले लिए, तुम्हारी वेब कोर्स ले लिया, तुम्हारी वेबसाइट अपना ऑन साइट एक्सपीरियंस ले लिया। लेकिन भाई इन एक टोटल कितना हो गया, 60,000 प्लस 40,000 1 लाख। इन 1 लाख लोगों में से तुम कन्वर्ट या अपने कस्टमर तो केवल 4,500 को बना पाए हो। दैट इज नो बिजनेस। 4,500 को केवल कन्वर्ट किया है, तो ये क्या मतलब है कि 4.5% कन्वर्जन रेट है तुम्हारा, जस्ट 4.5% कन्वर्जन रेट। दैट इज नॉट अ गुड साइन। दूसरा, प्रीवियस ईयर की सेल है इनकी 2.5 से 2.5 से 2.6 करोड़ और लास्ट मंथ की 7.5 to 8 करोड़ की सेल है। तो अगर मैं 8 को 12 से मल्टीप्लाई भी कर लूं तो मतलब 96 लाख की टोटल ईयर की सेल हो गई, ARR हो गया। पिछले साल किया था 2.5 करोड़,
इस साल 1 करोड़ का ARR बन रहा है, मतलब सेल्स गिर रही है, डिक्लाइनिंग सेल्स है। भाई समझ जाओ ना, दिक्कत है, प्रोडक्ट में दिक्कत है, बिजनेस में दिक्कत है, सेल्स गिर रही है। क्यों नहीं समझ रहे मेरे भाई? 14 से 15 लाख रुपए महीने का बर्न कर रहे हैं ये लोग। कब? जब अपनी मम्मी जी से लोन ले उठा चुके हैं। एक तो यार लोन इनको मिला है मम्मी जी से, सबसे पहले तो रेड फ्लैग यहीं आ जाता है कि मम्मी जी ने लोन तो दे दिया, पर ये लोन किसी और से क्यों नहीं ले पाए? तुम किसी बैंक वगैरह से लोन क्यों नहीं लिया? किसी और इन्वेस्टर से, VC से, किसी और से लोन क्यों नहीं लिया? या किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, HNI से लोन क्यों नहीं लिया? किसी बाहर वाले से लोन क्यों नहीं लिया? बेसिकली बिकॉज अभी तक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं स्टैब्लिश हुआ। अभी तक ये कोई बिजनेस है ही नहीं, ये कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, ये बस अपने दिमाग में कोई मिशन है कि मेरे को आर्ट फॉर्म्स को बचाना है और निकल पड़े उस राह पे, बिजनेस बनाने के लिए निकल पड़े। कितना रेलिवेंट है, क्या है, कुछ नहीं पता। और क्योंकि 14 से 15 लाख रुपए बर्न कर रहे हैं महीने का, तो केवल 7 से 8 महीने का रनवे बचा है इनके पास। अब क्या करें? 7 से 8 महीने बाद कंपनी बंद, प्रोडक्ट बंद, विनाश खत्म। इनको देखना पड़ेगा कि मेरे को प्रोडक्ट में जाना है, सर्विस में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। अभी तो इनको अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं मिला। PMF जिसको बोलते हैं कि ऐसा मैं क्या बेचूं जो सामने वाला खरीदना चाहे, अभी तो इनको वही नहीं मिला है। क्योंकि जो भी ये सब कुछ कर रहे हैं, अपने ऑब्सेशन, अपने दिमाग में जो कहानियां इन्होंने बुन रखी हैं कि मेरे को आर्ट फॉर्म्स बचाना, आर्ट फॉर्म बचाना, आर्ट फॉर्म बचाना, बस उसके लिए। लोग तो आर्ट फॉर्म बचाना ही नहीं चाहते। कस्टमर को तो इनके प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है, इनके बिजनेस की जरूरत ही नहीं है, ना नीड है ना वांट है, तो कोई क्यों आएगा इनके पास? प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं अभी तक स्टैब्लिश हुआ है। और इसी वजह से मेरे को ये भी डाउट है कि चल एक बार एक बंदे ने वर्कशॉप खरीद लिया, सब्सक्रिप्शन खरीद लिया, वो दोबारा खरीदेगा क्या हर साल? नो, नॉट एट ऑल। तो मतलब बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी तो कभी आएगी ही नहीं। फाइनली ये बस एक विकिपीडिया बन के रह जाएंगे जहां पे डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स की नॉलेज होगी, लोग आएंगे, पढ़ेंगे, चले जाएंगे। बिजनेस तो कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे घुसेंगे तो आर्ट पीस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सर्विस में घुसेंगे तो किसी को सर्विस नहीं चाहिए, तो अल्टीमेटली बिजनेस तो कहीं रहा ही नहीं। सिर्फ क्या है, एक ऑनलाइन नॉलेज पोर्टल है जहां पे आओ, तुम डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ो, दैट्स इट। अच्छा, जो एक्सपर्ट्स इनके साथ जुड़े हैं उसका भी बहुत ज्यादा प्रमोशन मेरे को नहीं देखा यार। अगर तुम्हारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन है, तुम उनका चेहरा क्यों नहीं यूज कर रहे अपने प्रमोशन में? मेरे को ये भी डाउट है। मैं लिख लेता हूं, ये पॉइंट मैंने लिखा नहीं, अभी आपसे बात करते करते दिमाग में आ गया कि व्हाई नॉट एक्सपर्ट्स आर द फेस ऑफ द बिजनेस। उनको तो कहीं यूज ही नहीं किया गया। तो आई थिंक प्रॉब्लम तो है, बिजनेस तो ये नहीं बन सकता है फॉर ऑल द रीजन दैट आई स्टेटेड। बट देखते हैं कार्तिक जी इसको कहाँ तक लेके जाते हैं। मेरी दोनों पिचेस का एनालिसिस और रिव्यू यहाँ खत्म हुआ। दोनों पिचेस की कुंडली में बना के लेके आया था अपने साथ। ऐसे ही हर स्टार्टअप की, हर पिच की मैं कुंडली बना के लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको क्वालिटी कंटेंट ऐसे ही देता रहूँ। अगली वीडियो में अगले दोनों पिचेस को एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।